हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आइए स्वागत करते हैं आपका अपने केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल ई रसायन पर। आज के सेशन में बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जो स्पेशली हम लोग बेंजीन का केस ले रहे थे, उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो लास्ट सेशन में बच्चों हम लोगों ने उसका इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर, ऑर्बिटल डायग्राम, हकल्स रूल और मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात की थी। आज हम लोग बात करते हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बच्चों बहुत ही थोड़ी सी हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा उस पर टाइम लेने वाले नहीं हैं। तो सबसे अच्छी जो प्रॉपर्टी होती है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की, वो होती है एरोमा। एरोमा मीन्स हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, एरोमा मतलब होता है बच्चों अच्छी सी स्मेल। तो ये जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ये बहुत ही अच्छी स्मेल देते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। और दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि अगर ये बर्न होते हैं तो इनकी फ्लेम कैसी होती है, सूटी फ्लेम। सूटी फ्लेम बच्चों कैसी होती है, जब हम लोग अपने पूजा घर या फिर भगवान के सामने जो धूप बत्ती जलाते हैं तो उसकी जैसी फ्लेम होती है, तो वो उस फ्लेम को हम लोग सूटी फ्लेम बोल सकते हैं। बड़ी कंडेंस स्मोक होती है वहाँ पर। तो ऐसे ही हमारे एरोमेटिक कंपाउंड जलते हैं, बर्न होते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है हमारी कि ये कैसे नेचर के होते हैं, नॉन पोलर नेचर के। यानी जो हमारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो नॉन पोलर होती है। तो इसका मतलब है जो हमारा बेंजीन भी नॉन पोलर है, और ये बेंजीन एज अ सॉल्वेंट यूज़ होता है किसके लिए, नॉन पोलर सॉल्यूट्स के लिए। क्योंकि बच्चों क्या होता है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। अगर नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर को डिजॉल्व कर लेता है, अगर पोलर है तो पोलर को डिजॉल्व कर लेता है। इसी तरीके से अगर इसको हम लोग वाटर में डिजॉल्व कराना चाहें तो ये डिजॉल्व नहीं होते, बिकॉज वाटर इज़ अ पोलर सब्सटेंस। तो ये हमारी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेंजीन या फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब हम लोग जो आज का मेन डिस्कशन टॉपिक है वो है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। तो बच्चों देख लेते हैं कि कौन कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करती है हमारी बेंजीन या फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। सो यहाँ पर बेंजीन जो है वो सब्स्टिट्यूशन बच्चों प्रेफर करता है ओवर एडिशन रिएक्शन। क्योंकि बच्चों हमारा जो बेंजीन होता है उसमें क्या होते हैं, 3 डबल बॉन्ड होते हैं। तो डबल बॉन्ड होने की वजह से क्या होना चाहिए, एडिशन प्रेफर करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बच्चों रेजोनेंस होता है और ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये ओवर द होल रिंग आ जाता है। इसलिए बच्चों यहाँ पर एडिशन रिएक्शन को प्रेफर ना करके हमारी जो बेंजीन रिंग होती है वो किसको प्रेफर करती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। तो बहुत ही रेयर रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शंस मिलती हैं, उसकी भी हम लोग 1-2 रिएक्शंस की बात करेंगे। लेकिन जो हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है वो है हमारा सब्स्टिट्यूशन। और सब्स्टिट्यूशन में बच्चों 3 टाइप का सब्स्टिट्यूशन मेनली होता है। एक होता है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, और तीसरा होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो ये तीनों बच्चों क्या है, हमारे अटैकिंग रिएजेंट हैं। तो जिस अटैकिंग रिएजेंट के माध्यम से हमारा सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म फॉलो करता है तो उसको हम लोग बोल देते हैं, जैसे अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और अगर फ्री रेडिकल अटैक करता है तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो मान लेते हैं ये हमारा एक इलेक्ट्रोफाइल है, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है और ये हमारा फ्री रेडिकल है। तो बेंजीन के केस में क्या होता है बच्चों, ये जो हमारी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहाँ पर ओवर द रिंग एंड बिलो द रिंग बहुत सारा जमा हुआ है, यानी फैला हुआ है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यानी इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। तो ये जो है वो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा प्रेफर करेगा बच्चों इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल को। तो जो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन होती हैं, 99 या 95% जो रिएक्शंस होती हैं वो जो बेंजीन वो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाता है, ना कि हमारा न्यूक्लियोफिलिक और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ इस केस में भी बच्चों बहुत ही रेयर रिएक्शंस पाई जाती हैं विद बेंजीन।
तो सबसे जो मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है आज का वो हमारा होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। अभी हम लोगों ने देखा कि क्यों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमारा जो बेंजीन रिंग होता है वो प्रेफर करता है। तो आइए बच्चों देखते हैं कौन कौन सी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन शो करता है। सो यहाँ पर हम लोग बच्चों बात करेंगे सबसे पहले नाइट्रेशन की। सेकेंड नंबर पे हम लोग बात करेंगे सल्फोनेशन की। एंड द थर्ड रिएक्शन इज हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में बच्चों क्लोरीनेशन भी हो सकता है, ब्रोमिनेशन भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम कोई हैलोजन गैस को या हैलोजन एटम को हम यहाँ पर रिएक्ट कराएंगे विद बेंजीन। फोर्थ है हमारी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। और फिफ्थ हमारी होगी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो इन रिएक्शंस के बारे में हम लोग डिटेल में आज डिस्कशन करेंगे। तो ये वाली जो रिएक्शन है वो कौन सी होती हैं, क्या फॉलो करती हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर सबसे बच्चों इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि इन सारी रिएक्शंस में हमें सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है वो होती है हमें इलेक्ट्रोफाइल पहचानना। तो अभी हम अगर इन रिएक्शंस के इलेक्ट्रोफाइल की बात करें तो नाइट्रेशन में हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो हमारा होगा नाइट्रोनियम आयन NO2+। सल्फोनेशन में हमारा होगा HSO3 पॉजिटिव। ये हमारा रहेगा इलेक्ट्रोफाइल इन केस ऑफ सल्फोनेशन। हैलोजिनेशन में अगर हम लोग क्लोरीनेशन करते हैं तो Cl+ रहेगा, अगर हम लोग ब्रोमिनेशन करते हैं तो Br+ हमारा क्या रहेगा? इलेक्ट्रोफाइल। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में बच्चों हमारा जो एल्काइल ग्रुप होगा वो रहेगा हमारा इलेक्ट्रोफाइल, चाहे वो CH3+ हो सकता है, C2H5+ हो सकता है, या फिर उससे भी बड़ा हमारा इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, एल्काइल ग्रुप हो सकता है। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, तो एसाइलेशन बच्चों ग्रुप कौन सा होता है? R। ये हमारा होता है एसाइल ग्रुप और ये हमारा एज अ इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर वर्क करेगा। तो बच्चों इन सभी केस में हमारे जो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं वो हमको पता होने चाहिए। अगर हमको इलेक्ट्रोफाइल पता है तो हम डायरेक्टली वहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कहाँ पर? बेंजीन में। तो हम लोग केवल इतनी ही बात नहीं करेंगे इन रिएक्शन की, हम लोग डिटेल में एक एक रिएक्शन को देखने वाले हैं कि कैसे इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होता है और इलेक्ट्रोफाइल के जनरेशन के बाद किस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है बेंजीन का वो किस तरीके से अटैक करता है और हमारा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग देखते हैं अबाउट नाइट्रेशन। सो यहाँ पर बच्चों नाइट्रेशन देखने से पहले हमको एक स्टेप ऑफ मैकेनिज्म के बारे में डिटेल जानकारी की आवश्यकता होगी, और वो है हमारा कि सबसे पहले जो स्टेप होता है इन सारी रिएक्शन में वो होता है हमारा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो अभी हम लोगों ने देखा बहुत सारे इलेक्ट्रोफाइल हर एक रिएक्शन के केस में अलग अलग थे, तो हम लोग एक जनरल इलेक्ट्रोफाइल मान लेते हैं E+। तो ये हमारा जनरेट हो गया। उसके बाद जो स्टेप नंबर 2 होता है बच्चों वो होता है अटैकिंग का स्टेप। तो इन सारी रिएक्शंस में ये वाला स्टेप जो होगा वो कॉमन होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इस वाले स्टेप की मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो ये जो हमारी क्या होती है, तो इस स्टेप का नाम हम लोग बोल सकते हैं अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल। किसका अटैक होगा? इस क्लाउड का होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का। तो यहाँ पर बच्चों एक एक H है सबके पास, लिख लेंगे तो आराम से हमको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर ये इसने कैप्चर कर लिया इसको, तो इसका मतलब है अगर ये E+ यहाँ पर लगा तो ये अगर, तो फिर इसका मतलब है ये माइनस यहाँ पर आएगा तभी ये A+ इसको कैप्चर कर लेगा, तो यहाँ पर बच्चों प्लस आ जाएगा और ये E यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो हमारा जो H और E, तो बच्चों ये जो सारे H हैं इसको हम लोग बार बार नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पर
समझ में आ रहा, यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से ये प्लस यहाँ पर जनरेट हो गया और ई यहाँ पर ऐड हो गया। तो इसको बोलते हैं बच्चों एरिनियम आयन। एरिनियम आयन, एनसीईआरटी में इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बोला है। तो यहाँ पर होता क्या है कि इसके ऐड होने से जो एरिनियम आयन बना है, इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चों इसकी एरोमेटिसिटी यहाँ पर ब्रेक हो चुकी है। क्यों ब्रेक हो चुकी है? क्योंकि हम लोगों ने लास्ट सेशन में हकल रूल जब पढ़ा था तो वहाँ पर एक एरोमेटिक कंपाउंड की एक सेकंड कंडीशन थी, जो कि थी कि हमारा जो मॉलिक्यूल होना चाहिए वो प्लेनर होना चाहिए। पर यहाँ पर ये रिएक्शन करने के बाद इसकी प्लेनरिटी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पर बच्चों ये जो हमारा कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई है? 1 2 3, यानी चारों एटम यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो ये हमारा जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3, जबकि इसकी देखें तो sp2 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 और इसकी भी sp2। तो sp3 के केस में बच्चों हमारा जो क्या होता है, टेट्राहेड्रल। अगर हम लोग बनाएं ऐसे तो ये कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल कैसा होता है? 3 डायमेंशनल होता है। इसका मतलब इसमें जो ई होगा वो या बोर्ड के बाहर होगा और एच बोर्ड के अंदर होगा। तो यहाँ पर इस कार्बन की जो प्लेनरिटी है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, और कोई भी मॉलिक्यूल अगर नॉन प्लेनर है, उसकी प्लेनर नहीं है, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन का जो डिलोकलाइजेशन है पाई इलेक्ट्रॉन का वो कंप्लीट नहीं होगा, यानी पूरे मॉलिक्यूल में घूमेगा नहीं। तो यहाँ पर इसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो चुकी है। तो ये जो एरिनियम आयन बना, ये अपने आप को रिजोनेंस स्टेबलाइज कैसे करता है? तो इसमें रिजोनेंस बच्चों कैसे होता है देखते हैं। तो ये बच्चों इधर जाएगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, फिर ये इधर आएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि बच्चों ये जब डबल बॉन्ड आएगा तो ये माइनस और ये पॉजिटिव, तो माइनस और प्लस ये बॉन्ड बना लेंगे। तो इस तरीके से ये जो हमारा डबल बॉन्ड है वो केवल इतना घूमेगा, यानी अगर इन तीनों का हम लोग एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएं, इन तीनों का अगर हम लोग एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएं तो कैसे बनेगा बच्चों? यानी ये केवल यहाँ तक घूमेगा, यानी इसका यहाँ पर ये जाके ब्रेक हो जाएगा। तो ये जो एरिनियम आयन होता है ये कंप्लीट डिलोकलाइजेशन नहीं दिखा पाता और यहाँ पर इसकी एरोमेटिसिटी ब्रेक हो जाती है। तो केवल डिलोकलाइजेशन कितना होता है? हाफ ऑफ द रिंग में इस पॉजिटिव का डिलोकलाइजेशन होता है। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं बच्चों एरिनियम आयन। तो स्टेप नंबर 3 क्या है? स्टेप नंबर 3 है कि ये जो एरिनियम आयन है, ये जो हमारा एरिनियम आयन है, ये क्या करता है? ये अपने आप को फिर से एरोमेटिक बनाने के लिए, ये अपने आप को फिर से एरोमेटिक बनाने के लिए यहाँ पर जब E+ जनरेट हुआ होगा तो मान लेते हैं कोई X- भी वहाँ पर प्रेजेंट होगा, जिससे ये E+ जनरेट होगा। तो ये X- क्या करेगा? ये इस प्रोटॉन को ले लेगा और यहाँ पर ये अपनी एरोमेटिसिटी को फिर से क्या कर लेगा? रीगेन कर लेगा और हमारा जो प्रोडक्ट दे देगा। कैसा प्रोडक्ट है? सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है। तो बच्चों हमारा जो स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 है वो सारी की सारी जो रिएक्शन अभी हम लोगों ने बात की थी, चाहे वो नाइट्रेशन हो, सल्फोनेशन हो, क्लोरिनेशन हो, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो, सब में ये वाला जो स्टेप है वो कॉमन होगा। तो बच्चों ध्यान से आप लोगों को इसमें समझना है कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हुआ, फिर इसकी जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसने इसको एब्जॉर्ब किया, तो ई यहाँ पर अटैच हो गया, तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि ये जब ये डिस्प्लेस होगा तो निगेटिव और प्लस मिलके ये अटैच कर लेगा और यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। इसके बाद क्या हुआ बच्चों? ये बन गया sp3। sp3 होने की वजह से ये 3 डायमेंशन में चला गया और इसने अपनी प्लेनरिटी ख़त्म कर दी। तो जब प्लेनरिटी ख़त्म कर देगा तो इसका मतलब ये एरोमेटिक कंपाउंड भी नहीं रहेगा। तो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं रहेगा तो इसका मतलब ये जो डिलोकलाइजेशन है ये कंप्लीट रिंग में यहाँ पर ट्रैवल नहीं कर पाएगा, केवल हाफ ऑफ द
रिंग में ये ट्रैवल करता है। उसके बाद बच्चों क्या होता है, ये जो एरिनियम आयन है ये अपने आप को दोबारा एरोमेटिक बनाने के लिए यहाँ पर प्रोटॉन डोनेट कर देगा, और ये प्रोटॉन डोनेट करने के बाद ये यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये जब H निकलेगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको कंप्लीट कर देगा और ये यहाँ पर डबल बॉन्ड इस्टेब्लिश कर लेगा। तो डबल बॉन्ड इस्टेब्लिश करते ही ये क्या बन जाएगा, फिर से एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा, और यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट बना इसी को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ऑफ बेंजीन। तो आई होप बच्चों ये समझ में आया होगा। तो अब हम लोग डिटेल में सारी जो रिएक्शन है वो करेंगे, उसमें हम लोग जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल देखेंगे कि कैसे E+ जनरेट होता है अलग अलग रिएक्शंस में। तो पहली रिएक्शन थी बच्चों हमारी नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में हम अगर बेंजीन लेते हैं तो बेंजीन की रिएक्शन करानी पड़ती है हमको कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4। तो हमारा एक प्रोडक्ट मिलता है सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो होता है हमारा नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन तो किस तरीके से बच्चों बनता है, तो अभी हम लोगों ने कहा था जो स्टेप नंबर 1 है जिसको हम लोग बोल रहे थे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, उसको हम लोग देखते हैं यहाँ पर कैसे हमारा NO2+ जनरेट होता है। तो HNO3 को बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग डिटेल में बनाते हैं। यहाँ पर ये क्या है हमारा HNO3, ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ HNO3 है। इसमें बच्चों क्या होता है, एसिड का अटैक होता है, यानी जो H2SO4 है इससे क्या होगा, ये जो H+ है वो कहाँ से आया है, H2SO4 से आया है। तो H+ यहाँ पर कहाँ पर अटैच होगा, जाके जहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉन बच्चों ऑक्सीजन के पास अवेलेबल है यहाँ पर, तो यहाँ पर जब अटैच होगा, सबसे अच्छा बच्चों जो अटैचमेंट है वो यहाँ पर दिखाएगा, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड से यहाँ पर बंधा हुआ है, तो इसकी क्या हो गई, ये इसके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्री होंगे। तो ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा और अपना जो प्लस है वो चार्ज इसको ट्रांसफ़र कर देगा। तो बच्चों यहाँ पर ये H2O बन चुका है, H2O+। तो अगर ये प्लस यहाँ पर ख़त्म हो जाता है तो ये बहुत अच्छा कंपाउंड है जो आराम से यहाँ पर लीव कर जाएगा। तो प्लस को ख़त्म करने के लिए इस बॉन्ड से ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन उधार ले लेगा और अपना पॉजिटिव इसको ट्रांसफ़र कर देगा। तो बच्चों यहाँ पर H2O रिलीज़ हो जाता है और ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं NO2 पॉजिटिव नाइट्रोनियम आयन। तो ये हमारा हो गया बच्चों इलेक्ट्रोफाइल, और ये इलेक्ट्रोफाइल सेकेंड स्टेप में जाएगा, एरिनियम आयन बनाएगा। एरिनियम आयन फिर से एरोमेटिक बनेगा और हमारा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देगा जिसका नाम है नाइट्रोबेंजीन। तो हमको बस याद रखना है कि नाइट्रेशन जो है उसमें हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, NO2+, और ध्यान रखना है ये रीएजेंट्स। बस इतना अगर हमको याद है तो हम तुरंत बच्चों बता सकते हैं अपना प्रोडक्ट। सेकेंड रिएक्शन है हमारी सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, तो सल्फोनेशन बच्चों साफ साफ हमको नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे होंगे। तो बेंजीन की रिएक्शन हम लोग कराते हैं ओलियम से। ओलियम क्या है बच्चों, तो ओलियम क्या होता है, ओलियम हमारा होता है H2SO4 + SO3। तो चाहे बच्चों ये दिया हो और साथ में हीट, या फिर इसको बोल सकते हैं फ्यूमिंग SO3 या फ्यूमिंग H2SO4। तो इसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो बनता है HSO3, इसको लिखते हैं SO3H। SO3H ये हमारा क्या हुआ, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर बच्चों किस तरीके से हमारा जो स्टेप नंबर 1 है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल वो कैसे होता है। तो SO3 को अगर हम लोग बनाते हैं, SO3 का हमारा स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग अटैक कराते हैं, एसिडिक अटैक, यानी H+, और ये H+ कहाँ से आया है, फ्रॉम H2SO4।
एसिड है बच्चों तो H प्लस यहाँ पर देगा। तो ये यहाँ पर अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हुआ तो यहाँ पर माइनस आएगा, तो माइनस होने के नाते H यहाँ पर क्या हो जाएगा, और ये माइनस होने के बाद ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, तो ये पॉजिटिव होगा। तो ये बच्चों हमारा क्या बन गया, एक इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या बना, इलेक्ट्रोफाइल SO3H, SO3H, और पॉजिटिव कहाँ पर है, S पर है, तो ये S से डायरेक्ट यहाँ पर जुड़ गया और बन गया हमारा सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सल्फोनेशन। तो ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। अब हमारी जो सेकेंड प्रोसेस है एरिनियम आयन बनने की, और उसके बाद जो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है वो देगा हमें। तो इस तरीके से हमको सल्फोनेशन के केस में याद रखना है कि जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या है, SO3H। ठीक है, और ओलियम क्या होता है बच्चों, H2SO4 प्लस SO3। थर्ड हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन, तो इसमें हम लोग क्लोरीनेशन की अगर हम लोग बात कर लें, यहाँ पर अगर हम लोग क्लोरीनेशन की बात कर लें तो क्लोरीनेशन में हमें एक बेंजीन चाहिए और बेंजीन के साथ हमको Cl2, और Cl2 के साथ बच्चों एक और हमारा रिएजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं AlCl3, और इसके बाद हमारा क्लोरोबेंजीन यहाँ पर बन जाता है जो कि हमारा सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो यहाँ पर बच्चों किस तरीके से हमारा स्टेप नंबर 1 परफॉर्म होता है, यानी जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो C यहाँ पर जो बच्चों इलेक्ट्रोफाइल होता है वो क्या होता है, Cl+। आप लोग जानते हैं कि जो हमारा क्लोरीन होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होता है और Cl+ बनना बहुत ही बच्चों डिफ़िकल्ट है। तो ये कैसे बनता है आइए देखते हैं। तो उसके लिए बच्चों ये जो AlCl3 है ये बहुत अच्छी भूमिका निभाता है, बहुत अच्छा पार्ट यहाँ पर प्ले करता है। तो AlCl3 क्या होता है, AlCl3 बच्चों होता है लुईस एसिड, और लुईस एसिड क्या होते हैं, बहुत अच्छे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, यानी लुईस एसिड वो होते हैं जिन्हें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। तो अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर से देखें तो इसके अभी लास्ट सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कितने हैं, 3 और 3 6, यानी 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं लुईस एसिड। और जब ये बच्चों Cl2 से रिएक्ट करेगा तो ये Cl के साथ साथ उसका इलेक्ट्रॉन भी कैप्चर कर लेगा और यहाँ पर ये बनाता है AlCl4 नेगेटिव। क्यों बनाता है, क्योंकि ये लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, 6 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस सेल में है और ये चाहता है अपने को 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना। तो यहाँ पर बचता है हमारे पास Cl पॉजिटिव, और यही बच्चों हमको काम था, हमको इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कराना था। दैट्स वाई ओनली हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है ये यहाँ पर ऐड होकर क्लोरोबेंजीन यहाँ पर हमको देता है। तो किस तरीके से हमको Cl+ मिला, विद द हेल्प ऑफ लुईस एसिड। अब AlCl3 की जगह हम लोग Fe का भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, और ये रिएक्शन या ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर सकता है। तो आप लोगों ने देखा बच्चों, नाइट्रेशन में NO2+, सल्फोनेशन में SO3H+, और यहाँ क्लोरीनेशन में Cl+, ऐसे ब्रोमिनेशन में Br+ जनरेट होता है। तो अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन, जो कि हमारी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। नेक्स्ट रिएक्शन से जाने से पहले बच्चों एक बात कर लेते हैं हम लोग कि अगर ये Cl2 को अगर हम लोग एक्सेस में ले लेते हैं, अगर इस Cl2 को अगर हम लोग एक्सेस में ले लेते हैं, अगर हम लोग 6 Cl2 ले लेते हैं बच्चों, यहाँ पर हम लोग 6 Cl2 ले लेते हैं, तो एक Cl2 एक सब्स्टिट्यूशन दे रहा है, तो 6 Cl2 6 सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर दे देते हैं, Cl 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 और Cl। तो अगर हम लोग एक्सेस में ये Cl2 लेंगे विद द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो हमको बच्चों क्या मिल जाता है, हेक्साक्लोरोबेंजीन मिल जाता है, यहाँ पर हेक्साक्लोरोबेंजीन। तो ध्यान रखेंगे कि अगर एक्सेस में अगर हम लोग इसको लेते हैं तो हमारी जो सब्स्टिट्यूशन है वो
उसकी जो डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो बहुत बढ़ जाती है। इवन हमको यहाँ पर 6 पोजीशंस पर ही क्या मिल रहा है, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल रहा है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फिर से बच्चों हम लोग यहाँ पर बेंजीन लेंगे और अब हम लोग एक CH3Cl यानी RCl ले सकते हैं, अल्काइल हैलाइड, और उसके साथ फिर हमको एक लुईस एसिड लेना पड़ेगा जो यहाँ पर Cl को Cl- के साथ यहाँ पर अटैच कर ले, और यहाँ पर हमारा एक अल्काइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, किसी अल्काइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों कैसा जनरेट होता है, ये जो AlCl3 है ये CH3Cl से ये पूरे Cl को कैप्चर करके फिर क्या बनाता है, AlCl4 नेगेटिव, और हमारे पास बचता है CH3 प्लस यानी R प्लस, जो कि हमारा इलेक्ट्रोफाइल। तो इस खास रिएक्शन को हम नाम देते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में बच्चों कुछ बेसिक या कुछ कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम नहीं कह सकते बच्चों, कुछ केस बना के हम लोग बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पर हमारा क्या है R प्लस, और हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारा जो कार्बोकैटायन होता है वो रीअरेंज भी होता है। तो यहाँ पर अगर CH3Cl की जगह, अगर CH3Cl की जगह मान लो हम लोगों ने ले लिया CH3CH2CH2Cl, तो ये भी बच्चों R ग्रुप है, तो इसका मतलब है इस प्रोसेस से ये भी क्या बनेगा, CH3CH2 और CH2 पॉजिटिव। तो अगर ये रीअरेंज हो सकता है तो इसका मतलब है डायरेक्टली ये ऐसे अटैच नहीं होगा, तो इसका मतलब है ये पहले क्या होगा, रीअरेंज होगा। तो ये 1 डिग्री है तो हाइड्राइड शिफ्ट यानी एक H यहाँ पर शिफ्ट होगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगी, और CH3 और ये बन जाएगा 2 डिग्री कार्बोकैटायन। और अब ये कार्बोकैटायन इस बेंजीन पर क्या होगा, सब्स्टिट्यूट होगा। तो बच्चों ये वाला अटैच ना होके ये वाला कार्बोकैटायन अटैच होगा। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि इसको बच्चों कोई लिमिटेशन या प्रॉब्लम नहीं कहेंगे, ये हमारी जो बेसिक प्रॉपर्टी है कि हमारा कार्बोकैटायन रीअरेंज होता ही है, तो यहाँ पर भी होगा। और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के केस में हम आंखें बंद करके R को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, हम देखेंगे कि क्या वो रीअरेंज हो सकता है या नहीं हो सकता, ओनली देन वी कैन सब्स्टिट्यूट दैट कंसर्न कार्बोकैटायन। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी इन केस ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। और एक बात बच्चों और है कि अगर हम लोग यहाँ पर CH3Cl या RCl को बहुत ही एक्सेस अमाउंट में ले लेते हैं, तो जैसे अभी हम लोगों ने क्लोरीनेशन में एक्सेस अमाउंट में लिया तो जो डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो बढ़ जाती है वहाँ पर, तो इस केस में भी डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन बढ़ जाती है। अभी देखते हैं हम लोग कैसे। तो अगर यहाँ पर ये एक्सेस में अगर हम लोग ले लेते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो इसके बाद क्या बना सकता है, एक ऑर्थो प्रोडक्ट भी दे सकता है और प्लस एक पैरा प्रोडक्ट भी दे सकता है। और अगर और हम लोगों ने एक्सेस में लिया तो ये बच्चों क्या बना सकता है, अच्छा इन दोनों को क्या कहते हैं, ज़ाइलीन, ये हमारा है टॉलुइन। देख लेना बच्चों, टॉलुइन नाम है इसका, है ज़ाइलीन। और इसके बाद भी एक्सेस में लिया अगर हम लोगों ने तो ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड भी यहाँ पर बन जाता है। तो ये वाली बात तो अभी हम लोग देख चुके थे क्लोरीनेशन में कि उसकी जो डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वहाँ पर तो बच्चों जो ऑल 6 कार्बन एटम है वो सारे के सारे सब्स्टिट्यूट हो गए थे। तो यहाँ पर बच्चों केवल 3 हमारे सब्स्टिट्यूट हुए हैं और फर्स्ट स्टेप में हमारे केवल 2 सब्स्टिट्यूशन दिखा रहा है यहाँ पर, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर। नेक्स्ट है हमारी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन।
तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में भी बच्चों सेम है, जहाँ पर हम एल्काइलेशन की बात कर रहे थे वहाँ पर हम लोग एसाइलेशन की बात करेंगे। हमारा एसाइल ग्रुप कौन सा होता है, आर, ये जो ग्रुप होता है इसको बोलते हैं बच्चों एसाइल ग्रुप। तो एसाइल ग्रुप के लिए हम लोग कोई भी ऐसा रीजन ले लेंगे जहाँ पर एसाइल ग्रुप होता हो, तो एसाइल क्लोराइड ले सकते हैं, एनहाइड्राइड ले सकते हैं। एनहाइड्राइड क्या होता है बच्चों, एनहाइड्राइड में भी ये हमारा एनहाइड्राइड होता है, तो इसमें भी देखो 2 एसाइल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है। ये एसाइल क्लोराइड होता है तो इसमें भी एसाइल प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हम लोगों ने एसाइल क्लोराइड ले लिया है, तो एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने साथ में AlCl3 यानी एक लुईस एसिड, उसके बाद जो हमारा सब्स्टिट्यूशन होगा वो कैसा होगा, ठीक है, इस तरीके से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ये कैसे बनेगा बच्चों, ये भी सेम तरीके से AlCl3 क्या करेगा, इसको कैप्चर कर लेगा और बनाएगा AlCl4 नेगेटिव, और ये बन जाएगा एसिलियम आयन, और एसिलियम आयन यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा विद एरिनियम आयन। एरिनियम आयन सेकंड स्टेप में बनेगा, उसको ये सब्स्टिट्यूट कर देगा और फाइनली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन यहाँ पर बन जाता है। तो इन केस ऑफ एसाइलेशन एसाइल ग्रुप्स का सब्स्टिट्यूशन होगा, इन केस ऑफ एल्काइलेशन एल्काइल ग्रुप का यहाँ पर क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन। तो एसाइलेशन में हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल हुआ वो एसाइल आयन होता है। सो बच्चों अभी तक हम लोगों ने देखा कि हमारे जो सब्स्टिट्यूशन यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म था उसमें जो मेन बात थी कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पर जनरेट हो रहा है। तो हर एक केस में हम लोगों ने देखा कि अलग अलग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुए। नाइट्रेशन के केस में NO2+, सल्फोनेशन के केस में SO3H+, क्लोरिनेशन में Cl+, ब्रोमिनेशन में Br+, ऐसे ही एल्काइलेशन में R+, और एसाइलेशन में RCO+ जनरेट हुआ। सारी मैकेनिज्म हम लोगों ने देख ली, और स्टेप नंबर 2 को भी हम लोगों ने देखा कैसे एरिनियम आयन बनता है और वो अपनी एरोमेटिसिटी को डिस्ट्रॉय करता है, फिर उसको रिगेन करता है और फाइनली हमको सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है। तो यहाँ पर बच्चों मेन हमारे जो मैकेनिज्म है इन केस ऑफ बेंजीन वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब जो रेयर कंडीशन में थोड़ी सी रिएक्शन दिखाता है हमारा बेंजीन, उसकी भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक रिएक्शन देखते हैं, एडिशन रिएक्शन। तो अगर हम लोग बेंजीन लेते हैं और बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं Cl2 से, तो 3 मोल्स ऑफ Cl2, तो यहाँ पर अगर हम लोग UV क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, 500 हम लोग केल्विन टेम्परेचर ले लेते हैं, 500 केल्विन। तो उस केस में बच्चों क्या होगा, यहाँ पर फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएंगे। ये जो UV होता है इसकी वजह से यहाँ पर फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों कैसे, यहाँ पर होमोलिटिक फिजन होगा और यहाँ पर फ्री रेडिकल जनरेट होंगे, तो उसकी वजह से ये Cl2 भी क्या होगा, ये भी होमोलिटिक फिजन होगा और Cl फ्री रेडिकल यहाँ पर अटैक करेगा और इस तरीके से बनेगा। फिर ये आगे चैन प्रोपोगेट होगी, यहाँ पर बच्चों इनिशिएट हो गई, फिर ये प्रोपोगेट होगी और हमको प्रोडक्ट मिलेगा मिला बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड क्या बोलते हैं बच्चों, BHC। अच्छा, अभी हम लोगों ने एक प्रोडक्ट बनाया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, वहाँ पर ऐसा ही कुछ प्रोडक्ट बना था जहाँ पर हम लोगों ने एक्सिस में Cl2 ले लिया था, लेकिन जो उसकी मैकेनिज्म थी वो कैसी थी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थी। वहाँ पर Cl+ बन रहा था, जबकि यहाँ पर Cl फ्री रेडिकल यहाँ पर बन रहा है। तो वहाँ पर इसके अंदर क्या थी, डबल बॉन्ड थी, इसीलिए उसको सब्स्टिट्यूटेड बोल रहे थे। और यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर ये बॉन्ड हट गया है, तो इसको हम लोग एडिशन प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो इसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं, एडिशन प्रोडक्ट बोल सकते हैं। तो फ्री रेडिकली यहाँ पर काम हो रहा है, लेकिन ये कैसा है, एडिशन वाला काम हो रहा है। तो अच्छा सॉरी बच्चों, हम लोग फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन बोल गए थे, लेकिन ये क्या हो रहा है, फ्री रेडिकल एडिशन हो रहा है। तो यहाँ पर
हम लोगों ने देखा कि कैसे फ्री रेडिकल यहाँ पर ऐड हो रहा है Cl, और इसको हम लोग बोल रहे हैं BHC। तो ध्यान रखेंगे, इसको हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं जिसको बोलते हैं गैमेक्सीन। बहुत ही बच्चों वेल नोन नाम है गैमेक्सीन। इसको एज अ पेस्टिसाइड यूज़ किया जाता था, लेकिन ये अभी बैन है हमारा गैमेक्सीन, क्योंकि इसके जो इफ़ेक्ट दिखे वो लीवर पर बहुत ख़राब इफेक्ट दिखे थे, तो इसलिए गैमेक्सीन को अब एज अ पेस्टिसाइड यूज़ नहीं किया जाता। तो हम लोग गैमेक्सीन और जो हमारा ये डबल बॉन्ड के साथ सब्स्टिट्यूशन था उसको हम लोग ध्यान रखेंगे, दोनों अलग अलग प्रोडक्ट हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, फ्री रेडिकल एडिशन यहाँ पर परफॉर्म हो रहा है। इसके लिए जो हमारा रिएजेंट है वो कैसा है, अटैकिंग रिएजेंट फ्री रेडिकल है, जबकि सब्स्टिट्यूशन में वो अटैकिंग रिएजेंट Cl+ था। ऐसे ही एक और हम लोग एडिशन प्रोडक्ट देखते हैं। इसमें अगर हम लोग H2 के साथ कोई Na की यहाँ पर रिएक्शन करवाएं तो ये क्या बन जाता है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड हट जाते हैं और हमको मिल जाता है साइक्लोहेक्सेन। तो ये भी बच्चों कैसा है, एडिटिव हमारा मैकेनिज्म है। अब अगर हम लोग कंबशन की बात करें तो C6H6 इसका फॉर्मूला होता है C6H6। तो अगर इसको हम लोग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको कंबस्ट करवा दें तो हमको क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो इसका मतलब है इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन भी पॉसिबल है और इसको हम लोग कंबस्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्योरली हाइड्रोकार्बन है और फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो इस तरीके से बच्चों और भी हमारी बहुत सारी रेयर रिएक्शंस हैं, रेयर मैकेनिज्म है विद बेंजीन, लेकिन जो हमारा मोस्ट इफेक्टिव मैकेनिज्म है वो है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और एक हमारा जो आज हम लोगों ने बात नहीं करी जिस पर, वो है हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसकी हम लोग बात करेंगे आने वाले चैप्टर्स में। हमारा हेलो एल्केन, हेलो एरिन्स में भी बात होगी, और जो भी आगे चैप्टर्स हैं उसमें बच्चों बात होती रहेगी। और जो हमारा चैप्टर है एमीन, उसमें खास तौर पर हमारी जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन या एरोमेटिक कंपाउंड है उनकी बात करेंगे हम लोग वहाँ पर। तो आज का सेशन बच्चों हम लोग यहीं तक रखते हैं, और अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे ग्रुप्स की जब वो बेंजीन रिंग पर अटैच होते हैं तो उस बेंजीन रिंग की जो केमिकल रिएक्शन है, जो उसका केमिकल रिएक्शन है टुवर्ड्स डिफरेंट रिएजेंट्स, उसको वो इफ़ेक्ट करता है। तो जानेंगे बच्चों वो अगले सेशन में। टिल देन बाय बाय। तो इसी तरीके से बच्चों हमारे साथ बने रहिए। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।